आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने हिस्ट्री से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, है ना। बहुत पहली बात तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें नया कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। अभी तक आप बचपन से लेकर अब तक के जीवन में आप अपने लाइफ में मतलब बहुत बार मेरे हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम मतलब बारे में तो नहीं सुना होगा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। उसी प्रकार आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हिटलर का नाम, हिटलर जो वर्ड है ये मतलब आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। तो जो हिटलर कौन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, यह हर कुछ आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो मेरे हिसाब से आप इसको समझते हुए चलेंगे, हर चीज़ों को रटने पे बिल्कुल भी जोर नहीं देंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें कुछ ही ऐसे चीज़ें हैं जैसे प्लेस का नाम हो गया वो आपको याद रखना पड़ेगा, डेट हो गया हल्का फुल्का वो याद रखना पड़ेगा। बाकी चैप्टर जो है ना तो बिल्कुल कहानी के जैसा हम लोग लेके चलेंगे, बहाते बहाते एकदम लास्ट तक पहुँच जाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि चैप्टर कब खत्म हो गया, है ना। बड़ा मज़ेदार है, कहानी के जैसा है, तो आप इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल अपना नया चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देखो, पहला जो पेज है ना आपके एनसीईआरटी बुक से, पहला पेज और इसके पीछे वाला पेज है ना, जो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाला है, पहला पेज और उसके पीछे वाला पेज, इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो इसमें दिया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है इसमें आपका कि हिटलर कौन था, हिटलर किससे नफरत करता था, है ना। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो ये आपका जो कहानी है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये एक छोटे बच्चे से स्टार्ट होता है जिसका नाम रहता है हेलमत, है ना। 11 साल का यह बच्चा रहता है, 11 साल का रहता है, छोटा सा मासूम सा बच्चा रहता है जिसका नाम है हेलमत, है ना। इसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि ये पहला और दूसरा पेज आपका पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन के बारे में है, तो हमने यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से आपके लिए इंट्रोडक्शन लिख दिया है ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले मेरा मकसद ये होगा कि थोड़ा बहुत आप जान लें कि हिटलर कौन था, कहाँ से वो बिलोंग करता था, है ना। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था। उसके बाद फिर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि हेलमत कौन था, तब आप जवाब खुद दे दीजिएगा। ठीक है, हेलमत कौन था, उसके बाद फिर आप जवाब खुद दे दीजिएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहली बात, इस चैप्टर को लेकर और इस चैप्टर के शुरुआत से लेकर अंत तक बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, और कन्फ्यूजन रहता ही है लगभग कि सर ये नाजिज्म क्या था। हिटलर तो समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये तो समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल इंग्लिश है इसमें। लेकिन बच्चों को चैप्टर के शुरुआत से लेकर अंत तक जो कन्फ्यूजन सताता है वो सताता है कि सर नाजिज्म क्या था, समझ में नहीं आया। तो पहले तो आपको हेडिंग मालूम होना चाहिए ना चैप्टर का। सुनिए अब ध्यान से जरा। जिस प्रकार से हमारे भारत में, चैप्टर का स्टार्ट यहीं से होता है, ठीक है, रेडी है यहीं से। जिस प्रकार से हमारे भारत में कांग्रेस है, एक पार्टी है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, यानी कि बहुत सारा हमारा पॉलिटिकल पार्टी है ना भारत में। उसी प्रकार से जर्मनी में एक पार्टी था जिसका नाम था नाजी पार्टी, NAZI, नाजी पार्टी था जर्मनी में। ठीक है, अब दोबारा लेके आते हैं आपको इंडिया पे। अब हर एक पार्टी का ना कुछ मकसद होता है, हर एक पार्टी का कुछ ना कुछ अपना ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, बीजेपी का मकसद ये है, भारतीय जनता पार्टी का जो भारत में है, जो अभी रूलिंग पार्टी है हमारे भारत का, रूल कर रहा है वो अपना, उनका मकसद ये है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ना वो हमारा हो जाए, जो कि उन्होंने कर लिया। आर्टिकल 370 के तहत उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंडर में कर लिया, ये उनका मकसद था। तो हर एक पार्टी का ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ उसका आइडिया होता है, आइडियोलॉजी होता है, विचारधारा होता है। और उसी आइडिया पे जो उस पार्टी का आइडिया होता है, जिस उस पार्टी का ऑब्जेक्टिव होता है, उसके सारे के सारे फॉलोवर, उसके सारे के सारे लीडर
उसी ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं। जैसे बीजेपी के पार्टी का ये मकसद है कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है वो भारत का हिस्सा बन जाए, बन गया, तो सभी ने उस पर काम किया ना। तो हर एक पार्टी का क्या होता है, अपना एक विचारधारा होता है, उसी पे वो काम करता है ना। वही चीज हमारा है नाजिज्म। नाजिज्म इज बेसिकली आर आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी। समझ रहे बात को? जैसे बीजेपी का मकसद था कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा हो जाए, उनका ये आइडियोलॉजी था, विचारधारा था, उनका हो गया। उसी प्रकार से नाजी पार्टी का विचारधारा क्या है, इसी चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ऐसे हम आपको बता भी दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। नाजी पार्टी का मकसद ये था कि जर्मनी जो है यूरोप का सबसे पावरफुल देश बन जाए, सबसे पावरफुल देश बन जाए। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर यूरोप क्या है, जर्मनी क्या है, बार बार आप कह रहे हैं दोनों अलग अलग कंट्री है क्या? नहीं, यूरोप हमारा एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है और उस कंटिनेंट के अंदर हमारे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री आते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, इटली और भी बहुत सारे हमारे छोटे छोटे कंट्री आते हैं। बुक में भी मत देखिए, बुक में जो है ना वो सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आप चुपचाप इसको सुनते जाइए। तो नाजी पार्टी का ये मकसद है कि जर्मनी को यूरोप कंटिनेंट का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल देश बनाया जाए जर्मनी को। ये नाजी पार्टी का आइडियोलॉजी है और इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वो इसी के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि जर्मनी को सुपर पावर बनाने के लिए ये लोग लगे हुए नाजी पार्टी के लोग। तो क्या समझा अभी आपने ये समझ लिया कि नाजी इज बेसिकली अ पार्टी ऑफ जर्मनी एंड नाजिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी। उनका विचारधारा है, और उनका विचारधारा क्या है? उनका विचारधारा ये है कि जर्मनी हमारा यूरोप का पूरी तरीके से सुपर पावर बन जाए। एक और जो इसमें बच्चों को हर बार परेशान करता है वो करता है नाजीज, NAZIS, नाजीज। नाजीज बेसिकली नाजी पार्टी को जो मानते हैं ना, जो उनका फॉलोवर है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं नाजीज। जैसे भारत में कांग्रेस को जो मानता है हम लोग क्या कहते हैं? उसको कांग्रेसियन कहते हैं, बीजेपीएन कहते हैं, है ना। समझ रहे बात को? तो वही चीज़ हो गया हमारा। तो आप कहीं पे भी आपके पास बुक आप खोले हुए हैं तो बगल में लिख लीजिए इस चीज़ को। पहले लिखिए नाजी, NAZI। हम इसलिए लिखवा रहे हैं ये तीनों टर्म क्योंकि आपको बहुत बार ये कन्फ्यूज करेगा ये वर्ड। पहले लिखिए NAZI, नाजी, NAZI। उसके बगल में एरो दीजिए, एरो देके लिख लीजिए अ पार्टी ऑफ जर्मनी, अ पार्टी ऑफ जर्मनी। एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जर्मनी का। उसके बाद नीचे लिखिए नाजिज्म, NAZISM, नाजिज्म। उसके बगल में एरो दीजिए, लिखिए एन आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी, एन आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का क्या है? आइडियोलॉजी है, इनका कुछ मकसद है, इसी को हम लोग कहेंगे नाजिज्म। ठीक है। आइडियोलॉजी का यदि आप मकसद हिंदी में नहीं लिखना चाहते हैं तो बगल में लिख लीजिए विचारधारा। आइडियोलॉजी का मतलब लिख लीजिए बगल में हिंदी में, कहीं पे भी जगह है तो विचारधारा, आइडियोलॉजी का मतलब हो गया। और लास्ट लिखिए नाजीज, NAZIS, नाजीज के बगल में एरो दीजिए, लिखिए सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी, सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी, NAZIS, नाजीज। अब बगल में एरो देके सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी, हो गया। बस ये तीनों वर्ड जो है ना, जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में परेशान करने वाला था, इसको हमने पहले ही क्लियर कर दिया। ठीक ना। तो अब जब भी हम आपको बोले नाजी, आपको समझना है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं सर, है ना। जब भी हम बोले नाजिज्म तो आपको समझ आना है कि नाजी पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो उनका आइडियोलॉजी होगा, जो विचारधारा होगा, उनके बारे में बात कर रहे हैं सर। और यदि जब हम बोले नाजीज तो समझ जाइएगा कि ऐसे लोगों के बारे में सर बात कर रहे हैं जो कि नाजी पार्टी को फॉलो करते हैं, उनका सपोर्टर है। बस सिंपल सी बात है। चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट? तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा चीज़, है ना। अब चैप्टर के हेडिंग को एक बार ज़रा पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा हुआ था? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, यानी कि
नाजी पार्टी का क्या विचारधारा था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। साथ ही साथ हिटलर किस प्रकार से हमारे सामने आया, हिटलर कौन था, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए चैप्टर, रेडी हैं? चलिए तो किसी प्रकार से मेरा मकसद ये रहेगा कि आप इसको रटने पे जोर बिल्कुल भी ना दें, हर चीज़ों को ध्यान से समझते चलें। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला वाला जो पेज है और दूसरा वाला जो पेज है वो इस चैप्टर का पूरी तरीके से इंट्रो है। इसके साथ ही साथ बताया गया है कि छोटा सा उसमें छोटे से हिस्से में वहाँ पे बताया गया कि हिटलर कौन था, है ना। तो जानते हैं इसके बारे में, आखिर इनका मकसद क्या था। आपको इसी चैप्टर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हिटलर के बारे में पूरा, और नाजी पार्टी का मकसद क्या था, ये 4 चीज़ आपको मालूम चलेगा और इसी चारों चीज़ों के बारे में ये पूरा चैप्टर आपका घूमेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये आपका एनसीईआरटी बुक में कुछ अलग तरीके से इंट्रोडक्शन आपका दिया हुआ है इस चैप्टर का, लेकिन हमने इसको सजा के कुछ अलग तरीके से लिख लिया है आपके समझ के लिए, कि ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। चलिए जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग हिटलर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वाज अ डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर था। अच्छा, मोनार्की, डिक्टेटर और डेमोक्रेसी 3 प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, आपको मालूम है ना। मोनार्की में राजा का बेटा राजा बनता है, डिक्टेटर में जो मिलिट्री का हेड होता है वो कंट्री पे रूल करता है डिक्टेटर में, और डेमोक्रेसी में जो इसको हम लोग वोट देते हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। तो एडोल्फ हिटलर कौन था? एक डिक्टेटर था, यानी कि वो एक मिलिट्री का हेड था, ठीक है, जर्मनी का। आगे बढ़ते हैं। ही बिलोंग्ड टू नाजी पार्टी ऑफ जर्मनी। ये नाजी पार्टी से बिलोंग करता था, नाजी पार्टी से इसका ताल्लुक था। आगे, ही वांटेड टू कॉन्क्योर ऑल ऑफ यूरोप। देखो हिटलर का ना, हिटलर ऐसा कहा जाता है, हिटलर के लिए एक स्टेटमेंट है, हिटलर वाज नॉट बॉर्न, ही वाज मेड। मतलब कि हिटलर पैदा नहीं हुआ है, हिटलर को बनाया गया है। ऐसा इसलिए स्टेटमेंट कहा गया है क्योंकि इनके करतूत को देखकर एक इंसान कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है दूसरे इंसान के लिए, यदि कोई साबित करके बताता है तो वो है हिटलर। मतलब आपको मालूम चलेगा, आगे इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, इनका सजा देने का तरीका इतना खतरनाक था ना कि मतलब कोई इंसान यदि सुने तो उसके आंख में आंसू आ जाए, इस प्रकार का। इसीलिए इसके लिए एक बहुत ही खास स्टेटमेंट बोला जाता है, हिटलर वाज नॉट बॉर्न, ही वाज मेड। इसको बनाया गया था ऐसा। क्या? हाँ, सजा तरीका बताएंगे, इसी के बारे में तो है, अभी बता देंगे फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो हम कहें कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हर चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते चलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ही वांटेड टू कॉन्क्योर ऑल ऑफ यूरोप। हिटलर का मकसद था कि पूरी तरीके से जो है ना मेरा कब्जा हो जाए पूरे यूरोप में। जर्मनी पे तो उसका कब्जा था ही, पूरे यूरोप पे, कंटिनेंट पे उसका कब्जा करने का मकसद था। आगे बढ़ते हैं। और इसी मकसद से, इसी लालच की वजह से वो मारा जाता है। ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ों को मालूम चलेगा। ही वॉन्टेड टू मेक जर्मनी मोर पावरफुल। जितना ये पूरे यूरोप को चाहता था, लेकिन जो सबसे पावरफुल कंट्री बनाना चाहता था किसी को, वो था जर्मनी। एकदम पावरफुल उसको बनाना चाहता था, हर चीज़ के मामले में पावरफुल हो जर्मनी, ऐसा इनका मकसद था। ही बिलीव दैट फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, यानी कि जर्मनी के प्रोग्रेस के लिए इनका ये मानना था कि देयर मस्ट हैव सिंगल कम्युनिटी। हिटलर का यह मानना था कि यदि जर्मनी को प्रोग्रेस करना है, यदि इसको आगे बढ़ना है, यूरोप का सुपर पावर बनना है, तो जर्मनी में केवल और केवल एक सिंगल कम्युनिटी ही होना चाहिए। मतलब कि एक ही रिलीजन के लोग रहने चाहिए यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के नहीं। और वो भी हिटलर ऐसे लोगों को जर्मनी में केवल रखना चाहता था जो कि नाजी पार्टी को सपोर्ट करे। हिटलर चाहता था कि जर्मनी को यदि पावरफुल बनाना है, उनका ये पर्सनल उनका मकसद ये था, उनका ये मानना था कि यदि जर्मनी को सुपर पावर बनाना है तो जर्मनी में केवल और केवल एक ही धर्म के लोग रहने चाहिए, और वो भी ऐसे लोग जो कि नाजी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इनका यही मानना था कि अलग अलग धर्म के लोग यदि यहाँ पर रहेंगे तो अलग अलग समय पर वो लोग अलग अलग चीज़ों को लेकर डिमांड करते रहेंगे, इसलिए सबको हटाओ, केवल ऐसे लोगों को जर्मनी में रखो जो कि नाजी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इनका ये मकसद था। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इनका मकसद क्या था कि एक ही कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने दैट इज वाई
ही किल्ड 6 मिलियन ज्यूज। सोचो, ये तो अभी शुरुआत हो रहा है, ये इंट्रोडक्शन है अभी केवल। सोचो, ये चाहता था कि केवल जर्मनी में ऐसे लोग रहे जो कि किसी खास रिलीजन का हो, खास कम्युनिटी का हो, मतलब कि ऐसे लोग, मोटा मोटा आप कह लीजिए ऐसे लोग जो कि नाजी पार्टी को सपोर्ट करते हो। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 6 मिलियन ज्यूज को, ज्यूज भी मेनली वहाँ का एक कम्युनिटी था, जाति था, जैसे हमारे यहाँ पे है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसी प्रकार से वहाँ पे था। तो 6 मिलियन ज्यूज को उन्होंने सीधा मार दिया, 60 लाख लोगों को उन्होंने मार दिया। सोचो, हम लोग एक इंसान को, हालांकि ऐसा तो कभी सोचेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए इंडिया में रहते हुए कोई इंसान एक आदमी को मारने के बारे में नहीं सोचता है। यदि यहाँ पे थोड़ा सा मारने के कारण यदि थोड़ा सा खून भी आ जाए तो उस इंसान के खिलाफ केस चल जाता है, और ये 60 लाख ज्यूस को मार दिया। सोचो, मतलब कहे ना, इसके लिए स्टेटमेंट बहुत अच्छा सा बनाया गया था, ही वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज मेड, इसको बनाया गया ऐसा। मतलब सोचो, कोई इंसान ऐसा सोच सकता है कि हम इतने लोगों को मारेंगे? नहीं सोच सकता है, कोई भी नहीं सोच सकता है, लेकिन इन्होंने सोचा और करके दिखाया। सोचो, 6 मिलियन यानी कि 60 लाख ज्यूस को इन्होंने मारा। साथ ही साथ 2 लाख जिप्सीज को मारा इन्होंने। जिप्सीज भी वहाँ का एक छोटा सा कम्युनिटी ही था, मेनली आदिवासी कम्युनिटी होता है वहाँ का, जिप्सी भी। तो वो हमारा हो गया कितना, 2 लाख, यानी कि कितना, सॉरी 2 लाख नहीं, कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख, समझ रहे बात को। तो 2 लाख जिप्सीज को उन्होंने मारा। आगे 1 मिलियन पॉलिश लोगों को मारा, यानी कि पोलैंड के लोगों को मारा जो कि जर्मनी में रहते थे। 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 10 लाख पॉलिश लोगों को उन्होंने मारा। सोचो, साथ ही साथ 70,000 जर्मन्स को भी मार दिया। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि सर जब जर्मनी के हिटलर हैं तो फिर जर्मनी के लोगों को क्यों मार रहे होंगे? ये सारे जर्मन के लोगों को नहीं मारा इन्होंने, ऐसे लोगों को मारा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, Those Germans were killed by Hitler. They were mentally and physically disabled and political opponents. सारे जर्मन के लोगों को नहीं मारा इन्होंने, ऐसे लोगों को मारा, जर्मनी के ऐसे लोगों को मारा जो कि फिजिकली और मेंटली, मेंटली मतलब थोड़ा सा पागल हो इस प्रकार का, है ना, और फिजिकली मतलब थोड़ा सा लंगड़ा हो, लुल्ला हो इस प्रकार का, किसी का हाथ ना हो, पैर ना हो, आँख ना हो, होता है ना सब। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया है तो हर लोग आपस में एक ही जैसे हैं, ऐसा नहीं है। कोई मेंटली भी पागल है, कोई फिजिकली भी देखने में किसी का हाथ नहीं है तो कोई लंगड़ा के चल रहा है इस प्रकार का। तो ऐसे लोगों को उन्होंने मारा था। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, मतलब कि जो नाजी पार्टी के विरोध में बात करता था उसको भी उन्होंने मार दिया। अच्छा, क्या आप यहाँ से ये नहीं समझ पा रहे होंगे, क्या आप यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि पूरी तरीके से ये ऐसे लोगों को रखना चाह रहा है जो कि फिट हो, जर्मनी को आगे बढ़ाने में मदद करे, ऐसे लोगों को ये केवल रखना चाह रहा था। बाकी जो भी अनवांटेड लोग था सबको मार के इन्होंने ख़त्म कर दिया। अपने कंट्री के लोगों को तो इन्होंने खुद नहीं छोड़ा, है ना, जर्मन के लोगों को इन्होंने खुद नहीं छोड़ा। ये बेसिकली जितने भी हैंडीकैप्ड थे, यानी कि मेंटली और फिजिकली जो भी थोड़ा सा डिसेबल थे, उन सभी को मार दिया। उनको लगता था ना कि ये लोग केवल और केवल बोझ हैं जर्मनी के लिए, सबको मार के हटाओ और ऐसे लोगों का एक कंट्री बनाओ जो कि पूरी तरीके से फिट हो। समझ के बात को। तो हिटलर का ये आइडिया था। आगे बढ़ते हैं फिर। तो देख रहे हो, मतलब कोई इंसान इतना सारे लोगों को कैसे मार सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर, कहाँ गए हम लोग, हाँ यहाँ तक हो गया। हिटलर किल्ड पीपल बाय गैसिंग दैम इन गैस चैम्बर। हिटलर का मारने का तरीका जो है ना बहुत अलग अलग था, लेकिन जो सबसे कॉमन था वो था गैस चैम्बर में डाल देना। मतलब कि एक चैम्बर होता था, एक रूम होता था छोटा सा, उस रूम में उसको डाल देना और उसमें पॉइजनस गैस, जहरीला गैस छोड़ देना और उसको बाहर से आके बंद कर देना ताला। इस प्रकार का उसका मारने का तरीका था। मतलब एक समय के लिए सोचो, हम लोग तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उतना नहीं बुझा रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा इमेजिन करो कि कोई आपको रूम में बंद कर दे, अपने आप के पे थोड़ा सोचो, महसूस कर पाओगे इस चीज़ को। आपको कोई रूम में बंद कर दे, छोटा सा रूम है, बड़ा भी रूम नहीं है, एकदम छोटा सा रूम, बाथरूम के जैसा छोटा सा रूम है, उसमें पॉइजनस गैस डाल दिया कोई और आपको बाहर से बंद कर दिया, आप क्या करेंगे? मतलब उस चीज़ को अपने दिमाग के सामने लाइए कि वो उस समय पे क्या तरीका होगा हिटलर का लोगों को मारने का।
हमको तो कोई बाहर से केवल ऐसे ही बंद कर दे तो हम चिल्लाते चिल्लाते मर जाए, है ना। यहाँ पे तो गैस डाल दिया जा रहा है, सोचो, है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट? तो उनका मारने का तरीका क्या था? गैस चैम्बर में डाल देना और लोगों को घुट घुट के मरने दो। चिल्लाता था, एकदम रोता था कि माफ़ कर दीजिए हिटलर साहब, छोड़ता नहीं था, लेकिन ज़रा सा भी रहम नहीं था इसके पास, है ना। हिटलर का चेहरा ही खूंखार लगता है, कभी देखो वो, हाँ एकदम सामने ही पेज में है, देख लो कैसा मोछ रखा है, वो एकदम छोटा सा मोछ है उसका, काला काला, तो चेहरा जिसका खूंखार है ना, उस पर वो कैरेक्टर शूट करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखा जाए आगे। हाँ तो यहाँ तक हो गया। आगे, वन ऑफ द सेंटर ऑफ द गैस चैम्बर वाज ऑस्विच। गैस यानी कि हिटलर जो है ना अलग अलग जगहों पर अपना गैस चैम्बर बनाया था। उस गैस चैम्बर में से जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो सेंटर था हमारा गैस चैम्बर का, कहाँ पे? ऑस्विच में। यानी कि ऑस्विच जो है ना मतलब एक सेंटर का नाम ही था। समझ रहे बात को? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हिटलर जो है अलग अलग जगहों पर अपना गैस चैम्बर बनाया था, अलग अलग सेंटर था उसका जहाँ पे लोगों को वो मारता था। तो उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध सेंटर हुआ वो हो गया हमारा ऑस्विच वाला, है ना, इस सेंटर का नाम है। आगे बढ़ते हैं फिर आगे। हिटलर वांटेड टू एक्वायर मोर रिसोर्सेस एंड टेरिटरी एंड दिस लीड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर का क्या मकसद था? हिटलर का मकसद था कि जर्मनी तो पावरफुल बने ही बने पूरे यूरोप का कंट्री, यानी कि पूरे यूरोप में जर्मनी एक ऐसा कंट्री पावरफुल बन जाए, इसके अलावा कोई दूसरा हो ही ना। पहला इसका ये मानना था। दूसरा, ये अलग अलग कंट्री के रिसोर्स को एक्वायर करना चाहता था, यानी कि बड़ा ये लालची भी था हिटलर, है ना। तो समझो अब ध्यान से, यहीं से शुरुआत होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, हिटलर ने क्यों करवाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे करवाने का सबसे बड़ा हाथ हिटलर का ही था। हिटलर लालची था, लालची इस रूप में था कि ये चाहता था कि जर्मनी जो है ना सुपर पावर बन जाए यूरोप का, साथ ही साथ यूरोप पे पूरा वो कब्जा कर ले, साथ ही साथ जितने भी अलग अलग रिसोर्सेस हैं, धन संपत्ति अलग अलग कंट्री के पास, वो सब ये जीत ले, इनका ये मकसद था, है ना। इसी मकसद के कारण हुआ हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब यहीं से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है कि किसके किसके बीच हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ तक में आपने समझ लिया हिटलर के बारे में। अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको इस चैप्टर में दोनों वॉर मिलेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी मिलेगा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी मिलेगा। लेकिन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही पहले दिया हुआ है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, देखा जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलिए सुनिए ध्यान से। हिटलर, हाँ यहाँ तक तो हम लोग जान लिए कि हिटलर जो है लालच की वजह से अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवा दिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आप जान भी लीजिए क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फ्रॉम 1939 टू 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना पूरी तरीके से 6 साल चला। सोचो कोई ऐसा वॉर जो कि 6 साल चला हो, क्या हाल हुआ होगा उन कंट्रीज का जो उस युद्ध में शामिल हुआ होगा। समझ रहे हैं? लड़ाई झगड़ा तो 1-2 दिन तक बहुत है, 1-2 महीना भी बहुत है, ये 6 साल चला। 1939 से लेकर 1945 तक ये ड्यूरेशन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। आगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फाउट बिटवीन अलाइज। ध्यान में रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। अलाइज को ही आप अलाइड भी कह सकते हैं, कहीं पे लिख लीजिए आप बगल में चीज को भी। अलाइज को ही हम लोग अलाइड पावर भी कहते हैं, कहीं पे लिख लीजिए चीज को आप पॉइंट करके, क्योंकि इसमें आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि अलाइज स्लैश दे दो और उसी को हम लोग अलाइड भी कहते हैं, ALLIED अलाइड। तो बहुत जगह पर आपको बहुत समय पे मिलेगा अलाइज पावर और मिलेगा अलाइड पावर, दोनों का मतलब क्या समझना है, एक ही समझना है ना। चलिए, तो जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 2 पावर के बीच में लड़ा गया। पहले पावर का नाम रखा गया अलाइज या फिर अलाइड पावर, और दूसरे पावर का नाम रखा गया एक्सिस पावर। सुनिएगा ध्यान से। तो पहला ग्रुप जो इसमें था, यानी कि 2 ग्रुप था, एक इधर से और एक इधर से, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, तो पहले ग्रुप का नाम रखा गया अलाइज या फिर उसको आप अलाइड पावर भी कह सकते हैं, दोनों सेम है। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो था वो था हमारा एक्सिस पावर, है ना, लड़ रहा था। दोनों ग्रुप है,
और इस ग्रुप में अलग अलग कंट्री है, अभी जानेंगे हम लोग, सुनिए ध्यान से। अब अलाइज पावर में यानी कि अलाइड पावर, अलाइज अलाइड दोनों सेम ही है, तो हम बहुत बार अलाइड नहीं बोलेंगे, केवल अलाइज बोलेंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो अलाइज पावर में, अलाइज और एक्सिस, इसको हम बार बार बोलेंगे, ठीक ना, याद रखिएगा। अलाइज पावर में यानी कि पहले वाले ग्रुप में हमारा कौन कौन सा देश था? फ्रांस था, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम था, यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, और रसिया था। अलाइज पावर में, अलाइज पावर में ये 4 कंट्री था हमारा। आगे लेकिन इसमें जो है ना, शुरुआत से केवल और केवल 2 ही कंट्री था, फ्रांस और यूके। बाद में इस अलाइज पावर में हमारा मिल गया था यूएसए और रसिया, वो भी कब? 1941 में। समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। अलाइज पावर में 4 कंट्री थे, फ्रांस, यूके, यूएसए और रसिया, जिसमें से जिसमें यूएसए और रसिया बाद में जाके अलाइज पावर में इंक्लूड हुआ था, वो भी कब? 1941 में। और पहले से जो है ना वो फ्रांस और यूके अकेला अपना युद्ध लड़ रहा था, बाद में जाके शामिल हो गया। आगे लेकिन एक्सिस पावर में कौन कौन था? एक्सिस पावर में था जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान था हमारा एक्सिस पावर यानी कि ग्रुप बी में था ये। आगे बढ़ते हैं फिर। अलाइज पावर वॉन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो अलाइज पावर थे जिसमें कि हमारा फ्रांस, यूके, यूएसए और रसिया था, इन्होंने क्या कर लिया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत लिया और एक्सिस पावर को हरा दिया, यानी कि जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था उसको पूरी तरीके से हरा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दी कहाँ गया हमारा? हाँ, यहाँ तक तो हो गया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन मई 1940। अच्छा, इसके पहले ना हम एक चीज़ और बता देते हैं। आप लोग बहुत बार सुने होंगे बचपन में, छोटे क्लास में 7 8 में आपने सुना होगा कि अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था। सुने आप इस चीज़ के बारे में? नागासाकी और हिरोशिमा। वो जो एटम बम था ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही गिराया गया था। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर में हमारा कौन था? एक्सिस में जर्मनी, इटली और जापान, और एक्सिस में अलाइज में कौन था? फ्रांस, यूके, यूएसए और रसिया। इसमें यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अलाइज में। तो उस अलाइज में से जो हमारा एक यूएसए है, उन्होंने एक्सिस के जापान वाले जगह पर, एक्सिस में हमारा जापान था, कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप लोग? नहीं ना? तो अलाइज में हमारा यूएसए था और एक्सिस में हमारा जापान था, तो जीता कौन? अलाइज जीता। और उसी में हमारा अमेरिका जो था ना, वो एटम बम गिरा दिया था, यानी कि परमाणु बम गिरा दिया था। किस पे? जापान पे। जापान के 2 जगह पर उन्होंने गिराया, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। पहले उन्होंने गिराया हिरोशिमा पे, उसके 3 दिन के बाद गिरा दिया नागासाकी पे दूसरा एटम बम। और वहाँ पे इतना ज़्यादा तबाही आया कि वहाँ के कुछ लगातार सालों तक जो बच्चे हैं ना, वो हैंडीकैप्ड ही पैदा होते रहे। एटम बम बहुत जहरीला होता है, बहुत खतरनाक होता है वो, समझ रहे बात को? वो धमाका तो मतलब आग वाग तो वो बहुत कम जनरेट करता है, लेकिन उसका जो गैस होता है ना, इतना खराब होता है, इतना पॉइजनस होता है कि लोग यदि उसको एक बार सूंघ लेना तो मर जाए। इस प्रकार का था हमारा एटम बम। तो आप इस सवाल आपसे, हालांकि ये चीज़ आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं था, लेकिन आप जान लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही अमेरिका ने जापान के ऊपर अपना जो एटम बम था वो गिराया था। आगे यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच में लड़ा गया, कौन जीता, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण हुआ क्या, ठीक है, जानिए इसके बारे में। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द अलाइज बिकॉज जर्मनी यानी कि एक्सिस वाला पावर लॉस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो, पहले के ज़माने में ना जो युद्ध होता था ना, उसमें ये नियम रहता था कि जो भी कंट्री हार जाएगा वो अपने हार को स्वीकार कर लेगा और चुपचाप हमारे अंडर में आके सरेंडर कर देगा। जैसे हमारा पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, उसमें पाकिस्तान हार गया था इंडिया से, तो उन्होंने क्या किया? इंडिया को आकर सरेंडर कर दिया कि भाई हम आपसे हार मानते हैं, आप जीत गए। तो उस समय पे क्या हो गया? कारगिल युद्ध इंडिया जीत गया, है ना। उसी प्रकार से उस समय पे हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि जब अलाइज पावर जीत गया तो एक्सिस पावर ने क्या कर दिया? जाके उसके सामने सरेंडर कर दिया।
और उस समय पे एक्सिस में जो है ना सबसे पावरफुल यदि कोई था तो जर्मनी था, बहुत पावरफुल था, हद से ज़्यादा। लेकिन फिर भी बेचारे हार गए, किस्मत साथ नहीं दिया, है ना। बहुत पावरफुल था वो, हद से ज़्यादा पावरफुल था, समझ गए। चलिए, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो मई 1945 में जर्मनी मतलब कौन, एक्सिस पावर समझ लीजिए, उन्होंने क्या कर दिया, अलाइज पावर के सामने जाके सरेंडर कर दिया कि भाई हम हार मानते हैं, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपसे हार गए, सरेंडर कर दिया। आगे, विथ फियर, अब डर से हुआ क्या। अब देखो ध्यान से, तो आपको मालूम है कि पहले ही हमने जान रखा है कि हिटलर बहुत ही खूंखार आदमी था। उन्होंने पहले ही अलग अलग प्रकार के लोगों को मार चुका था, कितने कितने मिलियन को, ज्यूज को, जिप्सीज को, पॉलिश को, जर्मन को, कितना उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तो अलाइज पावर का ना सबसे ज्यादा गुस्सा यदि किसी पे था वो जर्मनी के हिटलर पे था, कि वही इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, साथ ही साथ इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो अलाइज पावर का सबसे ज़्यादा गुस्सा यदि किसी पे था तो वो हिटलर पे था। अब हिटलर ने क्या किया यहाँ पे, यदि देखते हैं पहले, अभी नहीं बताएंगे नहीं तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, है ना। सुनिए अब ध्यान से, विथ फियर, डर से, एक्सिस पावर तो हार गया, यानी कि जर्मनी तो हार गया, सरेंडर भी कर दिया वो, है ना। अब क्या हुआ, विथ फियर, डर से, हिटलर, हिज मिनिस्टर एंड हिज एंटायर फैमिली, हिटलर हो गए, हिटलर के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे ऊंचे ऊंचे पद पर, हिटलर के नीचे जो काम करते थे, मतलब उसके जो सपोर्टर थे मेन, उन सभी ने अपने फैमिली के साथ, हिटलर के मिनिस्टर और उन सभी का जो फैमिली था, उन सभी ने क्या कर लिया, कमिटेड सुसाइड इन हिज बर्लिन बंकर। बर्लिन में हिटलर ने एक गुफा जैसा अपना कुछ घर बनाया हुआ था, है ना, चूँकि मिलिट्री का हेड है भाई, इतना खूंखार आदमी है, तो सेक्रेट जगह तो अपना छुपने के लिए बनाएगा ही। तो उन्होंने क्या किया, जब वो हार गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो बर्लिन गए, अपने बंकर में, गुफा में गए, और अपने फैमिली के साथ उन्होंने क्या कर लिया, गन पॉइंट पे अपने आप को शूट कर लिया। हिटलर अपने आप को गोली मार लिया। हिटलर को किसी ने नहीं मार पाया, हिटलर को कोई नहीं मार पाया, वो अपने आप से सुसाइड कर लिया, अपने आप से वो गोली मार लिया। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में देखिए, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब आपको मालूम चलेगा, समझते के बात को। तो हिटलर अपने आप में वो सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको डर था कि अब तो हम हार गए हैं, यदि हमको पकड़ लिया तो वैसे ही मारेगा, बल्कि उससे खतरनाक तरीके से मारेगा जैसे हमने लोगों को मारा है। तो डर से उन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। उनका फैमिली पूरी तरीके से अपने आप को सुसाइड कर लिया, वो वहीं से हिटलर का काम खत्म। और आगे देखते हैं और क्या मिलता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं फिर, एट द एंड ऑफ द वॉर, और जब वॉर खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नरमबर्ग आप इसको कह लीजिए, उच्चारण थोड़ा सा हमसे गलत हो सकता है, इंग्लिश है नाम, थोड़ा सा उच्चारण हो सकता है, तो इसमें आप उतना माइंड मत कीजिएगा, आप इसको अपने ढंग से समझ लीजिए। तो जब वॉर खत्म हो गया तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, एक ऐसा संस्था बनाया गया, वो भी कहाँ पे, न्यूरमबर्ग में। और ये न्यूरमबर्ग जो है ना एक जगह है हमारा यूरोप में, है ना, जगह है, वहीं पे एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह लीजिए बनाया गया, जिसका नाम क्या था, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। ये करता क्या था, was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace and crimes against humanity। मतलब कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था, अच्छा किसके द्वारा बनाया गया होगा, अलाइज पावर या एक्सिस पावर, अलाइज पावर के द्वारा, क्योंकि वो जीत गए थे ना। उन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया, और इनका मकसद केवल और केवल यही था कि जितने भी नाजी लोग हैं, नाजीज जिन्होंने हिटलर का साथ दिया था, उन सभी को ढूंढ के लाओ और पकड़ के मारो सबको, समझे बात को। यही था इनका मेन मकसद, है ना। क्योंकि इनका यह मानना था कि हिटलर ने जो किया ना, वो क्या किया, वो एक क्रिमिनल था, मतलब कि वो क्राइम था उन्होंने जो किया। देखो, लोगों को मारना आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फांसी दे सकते हैं, एक दो लोगों को, इतना ज़्यादा लोगों को मारना ये क्या है, क्राइम नहीं तो क्या है ना। तो अलाइज पावर का यह मानना था कि हिटलर ने जो किया वो क्राइम से कम नहीं है, और उनका ये भी मानना था कि हिटलर ने जो क्राइम किया वो किसके खिलाफ है,
पीस के खिलाफ, यानी कि शांति के खिलाफ है। शांति को उन्होंने भंग कर दिया पूरी तरीके से। हर जगह पे मातम का माहौल, इतना सारा लोग मारा जाना कम बात नहीं है, समझ रहे बात को। तो पीस के खिलाफ यानी कि शांति के खिलाफ उन्होंने क्राइम किया। साथ ही साथ उन्होंने क्राइम किया किसके अगेंस्ट? ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, यानी कि मानवता के खिलाफ उन्होंने क्राइम किया। यानी कि लोगों को ना वो लोग नहीं समझते थे, समझ रहे बात को, लोगों को वो लोग नहीं समझते थे, खिलौना समझते थे, जब आया तब मार के हटा दो। इस प्रकार का हिटलर का दिमाग था। तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का काम ही था कि जो भी हिटलर का साथ दे रहा था उस समय पे उनको ढूंढ ढूंढ के मारो, ठीक है, उनको पकड़ो। लेकिन उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया, पूरी तरीके से उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखिए और क्या लिखा हुआ है, दी न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल का मतलब वही वाला इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का बात हो रहा है, जो कि न्यूरेमबर्ग में इस्टेब्लिश किया गया था। सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। उन्होंने केवल और केवल 11 नाजीज को उन्होंने मौत के घाट उतारा, बस 11 नाजीज को मारा। लेकिन हाँ, ऐसे नाजीज को मारा जो कि बहुत पावरफुल थे, हिटलर के नीचे उनका बहुत ही रोल था। उन सभी को पकड़ा और डेथ मतलब जान से मार दिया उन सभी को। इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये लोग जर्मनी पर रूल कर रहे थे, इतना खतरनाक तरीके से कि लोगों को देखा नहीं गया, है ना। जब अलाइज पावर जीता ना तो सब बदलाव वसूल लिया, लेकिन फिर भी 11 ही लोगों को उन्होंने मारा, हर किसी को नहीं मारा उन्होंने। क्या कारण रहा होगा ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन 11 लोगों को ही उन्होंने मारा, वो भी बहुत बड़े बड़े लीडर को मारा, ठीक है। आगे, लेकिन मैनी अदर्स वेयर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, और बहुत सारे को जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा पावरफुल और जितना ज़्यादा कठोर दिल का इंसान हिटलर था, उतना ज़्यादा कठोर मिलिट्री इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के लोग नहीं हुए। कुछ ही लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा, सभी को नहीं उतारा, बाकी जो बच खुश गए थे उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए, अब इसके बाद तो फिर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, और जो हम यहाँ पे आपको एक अलग से बताना चाहेंगे, अलग से क्या आपके बुक में भी है। हमने कहा था कि आपका जो चैप्टर है वो एक लड़के से स्टार्ट होता है, लड़के से स्टार्ट होता है, उसका नाम है हेलमत। वो लड़का 11 साल का है। अब थोड़ा सा यदि आप, अच्छा आप लोग पढ़े हैं इस स्टोरी को? चलिए सुनिए अब ध्यान से, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये कहानी जो आपका चैप्टर का है ना, ये स्टार्ट क्यों होता है, हम कुछ आपको हिंट देंगे, बाकी आप खुद आप बता देंगे, हमको मालूम है। देखिए ध्यान से, हेलमत एक 11 साल का बच्चा होता है, ये जर्मनी का बात है ना। हेलमत एक 11 साल का बड़ा ही मासूम सा बच्चा है। वो अपने बेड पे एक दिन आराम से अपने रूम में लेटा हुआ रहता है ना। और इसके जो पिताजी हैं हेलमत के, और इसके जो माताजी हैं, यानी कि इसके पिताजी अपने वाइफ से, इनके पिताजी अपने वाइफ से कह रहे होते हैं कि इस समय पे हम सभी को सुसाइड कर लेना चाहिए। सुनना मेरे बात को ध्यान से। हेलमत अपने रूम में 11 साल का मासूम सा बच्चा है, आराम से अपने बेडरूम में वो पड़ा हुआ है, और वो चुपचाप क्या सुन लेता है, अपने रूम से आवाज़ सुन लेता है अपने मम्मी पापा का। और वो बात क्या कर रहे होते हैं, उसके पिताजी अपने वाइफ से यानी कि हेलमत की मम्मी से कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को सुसाइड कर लेना चाहिए, हम लोगों को साथ में सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर केवल हमको अकेला सुसाइड कर लेना चाहिए। ये बात कर रहे थे उनके मम्मी पापा आपस में। ये सुनाई पड़ी अब बात हेलमत को, लेटे लेटे उनको मालूम चल गया, है ना। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी सुसाइड का बात क्यों कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, इसको क्या देश दुनिया के बारे में मालूम होगा, है ना। लेकिन एक दिन होता क्या है, एक दिन ये होता है कि ये सभी लोग सुसाइड करने से पहले ही ये लोग एक दिन जाते हैं बाहर पिकनिक पे, है ना। आराम से पूरा फैमिली, इसका हेलमत, इसके मम्मी और पापा सभी आपस में मिलकर आराम से पिकनिक को एंजॉय करते हैं, एकदम हैप्पी लाइफ जीते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, घूम फिर के आते हैं ये लोग। और हेलमत को एक दिन मालूम चलता है कि इसके पिताजी ने अपने ही ऑफिस में बैठ के अपने आप को गोली मार लिया। हेलमत को घर पे सूचना आता है कि आपके पिताजी ने अपने ही ऑफिस में बैठ के अपने आप को उन्होंने गोली मार लिया। अब आपको हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हेलमत के पिताजी सपोर्ट करते थे, बहुत बड़ा सपोर्टर थे नाजी पार्टी का। और नाजी पार्टी आपको मालूम है यानी कि जर्मनी यानी कि एक्सिस पावर हार गया था। तो इनके पिताजी को भी ये डर था कि अलाइज पावर हमको पकड़ेगा और हमको भी मौत के घाट उतार देगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, पहले ही अपने आप को सुसाइड कर लिया। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और कहानी आगे बढ़ता है।
ये जो हेलमेट है ना, इनको ना पूरी तरीके से डर लग जाता है। डर इस बात का लगता है कि इन्होंने क्या सुना था अपने मम्मी पापा का बात करते हुए कि हम लोगों को सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर हमको अकेला सुसाइड कर लेना चाहिए, ये सुना था हेलमेट ने। और इनको एक दिन न्यूज आता है कि मेरे पिताजी ने सुसाइड कर लिया, तो इनको डर रहता है कि क्या पता मम्मी भी हमको जहर खिला के हमको मार दे, यानी कि हमारा पूरा फैमिली ही सुसाइड कर ले। पिताजी तो मर ही गए हैं, और जैसा कि उन्होंने ये बात कर रहे थे हम लोगों को सुसाइड कर लेना चाहिए, तो हेलमेट को लग रहा था कि अब मम्मी भी सुसाइड करेंगी और हो सकता है कि हमको अपने भोजन में जहर मिला के दे दे और हम भी मर जाए। ये हेलमेट को डर सता रहा था। इस कारण से हेलमेट ने इस कारण से 9 साल तक, शायद 9 साल ही है ना, 1 मिनट देख लेते हैं, हाँ 9 साल तक, अगले 9 साल तक हेलमेट ने अपने घर में खाना नहीं खाया। उनको डर था क्या पता मम्मी हमको जहर दे दे और हमको अपने मतलब कि सुसाइड हमसे करवा दे। समझ रहे बात को? तो ये डर था, और यही कहानी आपका स्टार्ट होता था कहाँ से? हेलमेट से। तो हेलमेट को बेचारा के मतलब कि हेलमेट ना अपने पिता के जब बॉडी को उन्होंने देखा, डेड बॉडी को, उनका पूरी तरीके से जो शर्ट था पूरी तरीके से लहूलुहान था। उनको एकदम एक डर का उसके मतलब उसके सामने ना पूरा डर का माहौल था। सोचो आपके पिता मतलब ऐसा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन एक तरीके से इमेजिन कीजिए कि आपके पिताजी अपने आप में सुसाइड कर ले और आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? एक ऐसा हालत में देख रहे हैं जो कि पूरी तरीके से उसका ब्लड से पूरा एकदम शरीर एकदम लथपथ है, तो क्या आपका मतलब आप कांप नहीं जाएंगे? आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है ना हेलमेट का पूरी तरीके से दिल बैठा जा रहा था कि ये क्या हो गया, ये हम क्या देख रहे हैं। इसी के कारण डर के मारे उन्होंने अपने घर में 9 साल तक खाना नहीं खाया कि पता नहीं मम्मी हमको भी जहर दे दे, हमको भी मार दे, है ना। उनका अपने मम्मी पे विश्वास नहीं था, क्योंकि विश्वास देखो विश्वास का बात नहीं है, उन्होंने क्या सुन लिया था कि हम सभी को आपस में सुसाइड कर लेना चाहिए। तो हो सकता है कि पिताजी मर गए तो मम्मी भी मर जाए, हमको भी मार दे जहर देके, इसीलिए उन्होंने अपने घर में 9 साल तक खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। तो ये था पूरी तरीके से आपका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जो कि आपको बाद में मिलेगा। समझ गए बात को? हेलमेट का आगे नहीं दिया गया है। हेलमेट आराम से अपना सुख का जीवन जिया होगा बाद में, मेरे हिसाब से सुसाइड तो नहीं किया होगा, इतना तो गारंटी है। क्योंकि देखो जो बच्चा 11 साल की उम्र में अपने पिताजी को मरते हुए देखे और वो 9 साल तक खाना नहीं खाए, यानी कि 11 और 9 कितना हो गया? 20 साल। तो 20 साल के बच्चे में हल्का फल्का बदलाव तो आ ही जाएगा, उसके पास दिमाग तो हो ही जाएगा कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो वो आराम से अपना लाइफ आगे जिया होगा, एक्सपेंड किया होगा अपना लाइफ को, है ना। खुशहाली का जीवन अपना आगे बिताया होगा अपनी मम्मी के साथ, है ना। उसकी मम्मी हो सकता है कि उनको विश्वास दिला दी हो कि बेटा हम आपको मारेंगे नहीं, पिताजी ने जो किया वो उन्होंने गलत किया, हम लोग आपस में आप खुशहाली का जीवन जिएंगे, ऐसा हो सकता है। हम लोग अनुमान तो लगा सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गया? यहाँ तक में कोई डाउट? तो पूरी तरीके से इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन थे आपके सामने हमने कहानी के रूप में आपके सामने रखने का कोशिश किया, जिसके इस कहानी में आपने पूरी तरीके से हेलमेट का कहानी भी पढ़ लिया आपने, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी आपने पढ़ लिया, इसके साथ ही साथ आपने हिटलर के बारे में भी पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक, और इसी टॉपिक में आपको जानने को मिलेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है, जिसको कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट रहा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कोई डाउट रहा? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।